नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका कॉम्प्रीहेंशन का लास्ट सेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज का हमारा लास्ट सेशन है। कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब देखो, कॉम्प्रीहेंशन है क्या? कॉम्प्रीहेंशन से मेरा मतलब है आपको मैं उसे करने के तरीके बता सकता हूं। रिपीट ही होगा नहीं, लैंग्वेज सेम आएगी नहीं। लैंग्वेज जो मैं पढ़ा रहा हूं या तो ऐसी लैंग्वेज का आएगा, इससे थोड़ा मुश्किल आएगा, इससे थोड़ा इजी आएगा। ग्रामर आपको भाई ग्रामर रूल्स होते हैं, सिखाए जा सकते हैं। वोकैब आप याद कर सकते हो, ट्रिक बनाई जा सकती है। कॉम्प्रीहेंशन को करने का तरीका बताया जा सकता है। आपको बता दिया आपको इस रास्ते पर चलना है, चलना आपको स्वयं ही है। उस रास्ते पर हो सकता है आपको एक रोड मिले बढ़िया, या हो सकता है आपको टूटे फूटे रोड ऐसा मिले जिसमें बहुत सारे गड्ढे हों, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। बढ़िया रोड मिला आप 60 की स्पीड पे जा सकते हो, 70 80 90। और रोड में बहुत गड्ढे हैं तो आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी। तो सेम ऐसी कॉम्प्रीहेंशन में है। अगर इजी से मॉडरेट लेवल आ सकता है तो आप कम टाइम में कर लोगे और एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। और जैसे अभी दिमाग ठनका था एडिक्यूटिव बेस्ड का, तो उसमें फिर क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी ही अलग थी, वो मतलब वो लैंग्वेज ही ऐसा नहीं था जैसे कि कोई भाई मुद्दे उठा लिए हों एडिटोरियल से या कहीं और से, ऐसे नहीं थे। वो तो एआई बेस्ड बने हुए थे और इलॉजिकल थे थोड़े, और मतलब जानबूझ के बहुत वैसी लैंग्वेज पूछी गई थी। ठीक है। हाँ, टर्न ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज, ये सब मैं कराऊंगा, यूट्यूब पे कराऊंगा। ठीक है, चलो। तो क्लोज टेस्ट हम बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं अपना पैसेज। ठीक है। थोड़ा सा लेंदी पैसेज है, आपको लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल वाली। एक दो तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो। ये 2025 में ही सीपीओ वगैरह में पूछा गया था, तो सीजीएल मेंस में या सीपीओ में ऐसे पूछा गया था। ठीक है, चलो एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से क्या होता है ना, हमें एक फायदा हो जाता है। आपके पास तो वहां रफ कॉपी होती है ना, रफ पेजेस होते हैं लिखने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो आप रफ पेज पर लिख सकते हो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इनकैप्सुलेट द प्राइमरी थीसिस ऑफ पैसेज। बेस्ट इनकैप्सुलेट प्राइमरी थीसिस क्या है? दूसरा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन व्हाट इज द इम्प्लाइड बाय द फ्रेज कॉन्स्टिलेशन ऑफ वैल्यूज। तो आपने वहां सर्कल कर लिया कॉन्स्टिलेशन ऑफ वैल्यूज, आपने रफ पेज पर लिख दिया कि इसमें कॉन्स्टिलेशन ऑफ वैल्यूज से क्वेश्चन पूछा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल डू नॉन वर्बल क्लूज प्राइमरली सर्व इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्लूज कैसा रोल प्ले करते, आपने रफ कॉपी में अपना इतना लिख लिया। चौथा, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री विद इन हायरार्की इंस्टीट्यूशन। इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री विद इन हायरार्किकल इंस्टीट्यूशंस, ये आपने रफ कॉपी में लिख लिया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है द फ्रेज एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, ये क्या होती है, ये आपने लिख लिया। अभी आपने 4-5 पॉइंट लिख लिए। तो जब आप पैसेज को पढ़ोगे, आपने देख लिए, तो पैसेज को पढ़ते हुए जब आपको वो पॉइंट मिलेगा तो आप वहां से थोड़ा आंसर, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, आपको आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने इसलिए ऐसा बोला। एक बार हम पैसेज पढ़ते हैं। इन द tapestry of human civilization, communication functions as the web thread, a foundational exist around which all societal patterns are woven.
ह्यूमन सिविलाइजेशन में कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है वो रैप थ्रेड है, मतलब वो धागा है, वो बुनियादी धागा है, वो एग्जिस्ट है, जिसके चारों तरफ भाई ये उस धागे से चीजें को बुना जा रहा है। फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर conduit of information communication embodies the dynamic interplay of perception, cognition, intention and empathy। कहने का मतलब है यह सिर्फ इंफॉर्मेशन को ही कम्युनिकेट नहीं करता। कम्युनिकेशन में सिर्फ हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम उसमें परसेप्शन अवधारणाएं देते हैं, कॉग्निशन समझ, इंटेंशन और एम्पैथी अपनी सहानुभूति तक को भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कन्वे करते हैं। The profound necessity of communication arises not solely from the need of disseminate knowledge or coordinate actions। इसकी जो जरूरत है वो सिर्फ नॉलेज पहुंचाने की नहीं है, बट फ्रॉम द इम्पेरेटिव टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। मतलब इस इम्पेरेटिव है, आवश्यक है मीनिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कल्टीवेट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जरूरी है। और निगोशिएट कॉम्प्लेक्स टेरेन्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स उलझन समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए ये हमारी कम्युनिकेशन जरूरी है। हिस्टोरिकली कम्युनिकेशन हैज बीन द कैटलिस्टिक फोर्स बिहाइंड सोसाइटल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। हिस्टोरिकली कौन मतलब कम्युनिकेशन से ही इतने बड़े समाज में बदलाव आए हैं, वो कैटलिस्टिक फोर्स रहा है, वो उत्तेजक फोर्स रहा है जिसमें सोसाइटी में इतने परिवर्तन आए हैं। फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशंस दैट प्रिजर्व मैथोलॉजिकल cosmologies to the written word that enabled legal system and confined morality। सिर्फ मुंह से बोली जाती थी चीजें, वहां से लेकर जिस माइथोलॉजिकल कॉस्मोलॉजीज को समाहित किया, मतलब पहले ऐसा होता था, ये सब कहानी वगैरह सब है ना, उससे लेकर रिटर्न तक, जिसने हमारे लीगल सिस्टम बनाया, जिसने मॉरलिटी को कोडिफाइन किया, मॉरलिटी के लिए कोड बनाए, सब रिटर्न में आए, ये सब कम्युनिकेशन में आता है। द प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफी एंड द now digital media are not just technological milestones। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफी और जो डिजिटल मीडिया है, कोई टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियां नहीं है। दे आर पैराडिग्मेटिक शिफ्ट इन द कम्युनिकेशन कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। ये आधारभूत परिवर्तन है मानव की क्षमता में, ह्यूमन काइंड की कम्युनिकेशन की क्षमता में आधारभूत बदलाव है, पैराडिगम शिफ्ट्स है। ईच एडवांसमेंट हैज नॉट ओनली एक्सपेंड द वेलोसिटी। हर एडवांसमेंट ने सिर्फ विस्तार नहीं किया है वेलोसिटी में, मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन अब ज्यादा फास्ट हो गया, सिर्फ इतना नहीं है। रीच टू मैसेज बट ऑल्सो है, ना कि भाई हमारी रीच बढ़ गई है, बट ऑल्सो रीडिफाइंड द एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्टूर ऑफ ट्रुथ। इससे मतलब सच्चाई और ये सब चीजें भी बढ़ी हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है। अथॉरिटी एंड डिस्कोर्स, इससे अथॉरिटी बढ़ी है, डिस्कोर्स मतलब बातचीत और एक्सप्लेनेशन बढ़ा। एट द इंटरपर्सनल लेवल कम्युनिकेशन इज फार फ्रॉम यूनिडायरेक्शनल। इंटरपर्सनल लेवल पर कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शन से अलग है, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है। इट इनकम्पासेस वर्बल, इसमें समाहित होता है वर्बल, नॉन वर्बल, है ना, पैरालिंग्विस्टिक्स dimensions that verbal non-verbal paralinguistic dimensions that function in concert to convey nuance and intention। ये होता है भाषा का उतार चढ़ाव, वो मैं करा दूंगा भाई, अभी यहां फोकस कर लो। ठीक है। हमारी इंटेंशन इन सबको बताता है, जिसमें आई कांटेक्ट आता है, साइलेंस आता है, बॉडी पोस्चर आता है, और प्रोसोडी बिकम्स द कैरियर्स ऑफ लेटेंट मीनिंग। छुपे हुए मीनिंग को ये सब बताते हैं कि भाई आप आई कांटेक्ट मिला के बात कर रहे हो, साइलेंट होके बात कर रहे हो, आपकी भाषा में उतार चढ़ाव कितना है, ये सब चीजें हैं। ठीक है।
ऑफन ट्रांसेंडिंग द स्पोकन वर्ड, जो हमारे स्पोकन वर्ड में लिटेंट मीनिंग को बताती है। द फेलियर टू डिकोड और एक्नॉलेज दीज लेयर्स, अगर हम इन लेयर्स को डिकोड नहीं कर पाते हैं, एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, फ्रीक्वेंटली लीड्स टू मिस एप्रीहेंशन, तो हम गलत समझ हमारे अंदर आ जाती है, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े, अलाइनेट अलगाव आ जाता है। 10, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट मेरली द ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ स्पीच को ट्रांसमिट करना नहीं है, बट द आर्ट ऑफ कैलिब्रेटेड एक्सप्रेशन एंड अटेंटिव रिसेप्शन, इसका ये कला है जिसमें आप अपने चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करें और अटेंशन रिसीव करते हैं, वो कला है ये, सिर्फ अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी नहीं है। इन प्रोफेशनल एंड organizational context the strategic development of communication is pivotal, प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट मतलब रणनीति के तहत बोलना इज पिवोटल, पिवोटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां तो एक रणनीति बना के बोला जाता है क्या बोलना है। इट डिटरमाइंस लीडरशिप इफिकेसी, यह लीडरशिप की योग्यता क्षमता को बताता है। इन्फ्लुएंस टीम कोहेशन, टीम में कितना समझौता है, तालमेल है, उसको बताता है। गवर्न्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसी से आता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफन ऑब्फुस्केट ओपन कम्युनिकेशन, हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है, पद्मानुक्रम का स्ट्रक्चर है कि पहले ये बोलेगा, ये क्रम जो होता है वो ऑब्फुस्केट करता है ओपन कम्युनिकेशन को, हिंडर करता है ओपन कम्युनिकेशन को, वो उसमें बांधा डालता है, रिजल्टिंग इन informational asymmetries and the erosion of institutional trust, जिसमें इंफॉर्मेशनल एसिमेट्रीज आती हैं, अलग मतलब तालमेल खराब होता है, इरोजन होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का, ट्रस्ट वहां पे कम होता है, इरोजन मतलब छीन होता है, कम होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, विरोध में, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल स्पष्ट है ना, डायलॉजिक एंड इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट हो, दोनों तरफा हो, इंक्लूसिव सबको मिला के जो कम्युनिकेशन हो, ऐसा फ्रेमवर्क से नर्चर करता है कल्चर को, अकाउंटेबिलिटी की को और इनोवेशन की को, उससे इनोवेशन अकाउंटेबिलिटी की कल्चर हमारी पैदा होती है। कल्चरल सेमियोटिक्स ऑल्सो शेप कम्युनिकेशन एम्बेडेड विद इन लैंग्वेज, कल्चरल जो हमारे संकेत है वो कम्युनिकेशन को शेप करते हैं, जो उसमें निहित होते हैं इन ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ वैल्यू, जिसमें वैल्यूज का कॉन्स्टिलेशन होता है। कॉन्स्टिलेशन वैसे तो तारों के ग्रुप को बोला जाता है, यहाँ इसका मीनिंग कोई ग्रुप से है, वैल्यूज के ग्रुप से। एजम्पशंस को हमने जो चीजें मान ली है, ज्यूम कर लिया है, धारणाएं जो है, अवधारणा। पावर डायनेमिक्स, what is deemed assertive in one cultural matrix may be interpreted as aggressive in another, जो एक कल्चरल में क्या है, असर्टिव है, एक्सेप्टेड है एक कल्चरल में, कल्चरल मैट्रिक्स में, दूसरे में उसको बहुत ही क्या माना जा सकता है, एग्रेसिव माना जा सकता है। जैसे म्यांमार में अभी आपने एक सांसद होगा, उनकी स्पीच देखी होगी, वो बहुत एग्रेशन के साथ बोलती हैं, उसको अच्छा माना जाता है, पावर का संकेत माना जाता है। हमारे यहां उसको असभ्यता के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलो। कॉन्सिक्वेंटली इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन नेसेसिएट्स अ हाइटेंड अवेयरनेस, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जो कम्युनिकेशन होता है वो नेसेसिएट करता है हाइटेंड अवेयरनेस को, उससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। ऑफ कॉन्टेक्चुअल सेंसिटिविटी, हमारे उस कॉन्टेक्स्ट की सेंसिटिविटी में कितना हम संवेदनशील बनते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। लिंग्विस्टिक प्लुरलिज्म में एंड
इम्प्लिसिट बायसिस में हो जाता है। उससे मतलब हम सेंसिटिव होते हैं, चीजों को समझते हैं, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म आता है, एक भाषा से दूसरी भाषा को जानते हैं, ये सब चीजें होती हैं। अभी एक और है, इन एन इरा मार्क्ड बाय अलॉगरिथमिक इको चैम्बर एंड हाइपर मीडिएटेड रियलिटीज। एक ऐसे इरा जिसको मार्क किया जाता है अलॉगरिथमिक इको चैम्बर्स में और हाइपर मीडिएटेड रियलिटीज में, द इथिकल इंपेरेटिव ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन बिकम्स पैरामाउंट। उसमें इथिकल इंपेरेटिव, रेस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन का जो इथिकल है, मतलब आपकी नैतिक जो जिम्मेदारी है भाषा की, वो सबसे ऊपर है, ये बोलना चाह रहा है। द वायरलिटी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी वायरल होती है। द commodification of attention and the erosion of discourse norms threaten the democratic fabric of society। मिस इन्फॉर्मेशन का वायरल होना, अटेंशन के लिए आपका कॉमोडिफिकेशन का होना, इरोजन होना, सही समझ का, वो थ्रेटन करता है डेमोक्रेटिक फैब्रिक को। सोसाइटी का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, मतलब सोसाइटी का जो डेमोक्रेटिक जो कपड़ा है, उसको फैब्रिक को थ्रेटन करता है, ऐसे मान लो। हेंस इस प्रकार कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टुडे मस्ट बी कपल्ड विद क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी। इसलिए कम्युनिकेशन में कॉम्पिटेंस मतलब आपकी निपुणता आज बहुत जरूरी है। किसके थ्रू? क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी के लिए, एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी के लिए, एंड एथिकल डिसर्नमेंट के लिए, एथिकल समझ के लिए। अल्टीमेटली कम्युनिकेशन इज नॉट एनक्लरी टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब कम्युनिकेशन ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर आधारित नहीं है, उस पर आधारित नहीं है। एनक्लरी मतलब किसी चीज पर निर्भर होना, किसी चीज पर मतलब आश्रित है, ऐसे मान लो। कम्युनिकेशन आश्रित नहीं है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर, इट इज कंस्ट्रक्टिव टू ऑफ इट। इसने ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाया, ऐसे मान लो। इसने कंस्ट्रक्ट किया है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। टू कम्युनिकेट इज टू असर्ट प्रेजेंस। कम्युनिकेट करना मतलब अपनी प्रेजेंस को असर्ट करना है। टू को क्रिएट रियलिटी एंड टू एंगेज इन द कॉन्टिन्यूअस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ये रियलिटी को एंगेज करता है लगातार रिकॉन्स्ट्रक्शंस का, है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन का, सोशल वर्ल्ड का, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। अपने हाईएस्ट फॉर्म में कम्युनिकेशन बिकम अ मॉरल एक्ट। ये मॉरल एक्ट बन जाता है। अ कमिटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए कमिटमेंट, म्यूचुअलिटी एंड द ट्रांसेंडेंस ऑफ सोलिप्सिज्म। इतनी बड़ी गाथा आपने पढ़ी। अब पहला क्वेश्चन है, बेसिक जो बेस्ट इनकैप्सुलेट करता है प्राइमरी थीसिस, वो क्या है? कम्युनिकेशन एक टूल है फास्ट इंफॉर्मेशन डिलीवरी का, एक लिंग्विस्टिक परसुएशन का ये एक्ट है। कम्युनिकेशन फाउंडेशन है ना, फाउंडेशनल है कंस्ट्रक्टिंग शेयर्ड ह्यूमन रियलिटीज का। इट फंक्शंस प्राइमरीली एज अ कल्चरल सिंबल अक्रॉस सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन में क्या है? इट फंक्शंस प्राइमरीली एक कल्चरल सिंबल है, ये सिर्फ सिंबल है। कम्युनिकेट इज फाउंडेशनल टू कंस्ट्रक्टिंग शेयर्ड ह्यूमन रियलिटीज। यह कंस्ट्रक्ट करता है शेयर्ड ह्यूमन रियलिटीज को, और ये बोला गया है पैसेज में। ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा, ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा। इतना लेंदी पैसेज था तो ढूंढना तो पॉसिबल नहीं है। एक बार देखो आप भी, फिर भी कहीं दिखे। क्योंकि मुझे याद है, मैंने पढ़ा है।
शेयर्ड ह्यूमन रियलिटीज, ये पढ़ा है मैंने। बताओ भाई, किधर है? अब थोड़ा लेंदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई एक कल्चर का दूसरे कल्चर में कम्युनिकेशन हो, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय फ्रेज कॉन्स्टिलेशन ऑफ वैल्यूज। भाई एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोग से कम्युनिकेट करें तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हो गया। इसमें कॉन्स्टिलेशन ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब है? कल्चर्स आर एस्ट्रोनॉमिकली डिफाइंड। जो कल्चर्स है वो एस्ट्रोनॉमिकली डिफाइंड है, मतलब वहां ऊपर से डिफाइंड है, ये इसका मीनिंग है। वैल्यूज आर आइसोलेटेड एंड स्टेटिक इन डिफरेंट कल्चर्स। वैल्यूज जो हैं वो आइसोलेटेड है, अलग है, डिफरेंट है अलग कल्चर में। कम्युनिकेशन पैटर्न आर रैंडम अक्रॉस कल्चर्स। कल्चर में कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो रैंडम है। कम्युनिकेशन कैरीज एम्बेडेड assumptions एंड नॉर्म शेप्ड बाय कल्चर। जो कम्युनिकेशन है वो कैरी करता है एम्बेडेड assumptions को एंड नॉर्म शेप बाय कल्चर। मतलब कॉन्स्टिलेशन ऑफ वैल्यूज का मतलब है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में कि भाई देखो, यहां आपने कोई बात बोली, इस कल्चर में इसका कोई और मीनिंग है। आपने कोई बात बोली दूसरे कल्चर वाले ने, उसका कोई अलग मीनिंग है। कम्युनिकेशन कैरी करती है उसका एम्बेडेड अजम्पशन, उसके अंदर का एक अजम्पशन है एंड नॉर्म्स उस कल्चर के द्वारा जो सेव किया गया है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब हो जाता है ग्रुप, झुंड, है ना। यहां वो कॉन्स्टिलेशन का मतलब उससे नहीं है, तारों के ग्रुप से नहीं है। और कॉन्स्टिलेशन ऑफ वैल्यूज, अजम्पशन एंड पावर ऑफ डायनेमिक, व्हाट इज ये रहा। देखते हैं फुल स्टॉप कहां, वहां से पढ़ो फिर इसे। hierarchical often resulting in information in contrast transparent dialogic and inclusive communication framework nurture a culture of accountability and knowledge. Cultural semiotics also save communication embedded within language, a constellation of values, assumptions and power dynamics. यहां था ये। बेसिकली सीधा सीधा नहीं दिया आपको, हिडन रूप से देखना था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल डू नॉन वर्बल क्लूज। नॉन वर्बल जो आपके क्यूज जो होते हैं वो प्राइमरी सर्व इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कैसा रोल प्ले करते हैं, कौन से? नॉन वर्बल जो क्लू होते हैं। दे रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन इंटायरली। वर्बल कम्युनिकेशन को पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं, नॉन वर्बल नहीं। दे एक्ट एज अ सेकेंडरी एम्बेलिशमेंट, नहीं सजाते हैं उसको, नहीं। दे कन्वे शब्टल और लिटेंट मीनिंग ऑफन मिस्ड बाय वर्बल स्पीच। वो कन्वे करते हैं सूक्ष्म और लिटेंट छिपा हुआ मीनिंग जो अक्सर कम्युनिकेशन से मिस हो जाते हैं। बताओ, नॉन वर्बल जो चीजें होती हैं, मतलब आपके जो, मतलब बिना बोले आपने किसी की तरफ आंख दिखा दी, है ना। आपने सिर्फ आंख दिखाई है, आपने बिना बोले सिर्फ ऐसे कर दिया। हम्म ये जो, ये नॉन वर्बल जो चीजें होती है क्या करती है, ये सबटल और लिटेंट मीनिंग को कन्वे करती है जो वर्बल चीजें नहीं कर पाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इररेलीवेंट तो नहीं है।
What does the passage suggest is the consequence of informational asymmetry within hierarchical institutions? अगर asymmetry असमानताएं हैं हायरार्किकल इंस्टीट्यूशन में, असमानताएं हैं, वहां पैसेज का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशनल असमानता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है नहीं, इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, ट्रस्ट घट जाता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कम हो जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, फास्टर डिसीजन आते हैं, डिसेंट्रलाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, उससे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कम हो जाता है। भाई अगर हायरार्किकल चीजें चलती हैं तो ट्रस्ट कम हो जाता है। द फ्रेज एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी का क्या मीनिंग है बताओ? एपिस्टेमिक वर्ड होता है, ये होता है रिलेटेड टू नॉलेज, है ना। रिलक्टेंस टू स्पीक इन पब्लिक डिस्कोर्स नहीं, पब्लिक डिस्कोर्स में बोलने की ना इच्छा होना, एक्सेप्टेंस ऑफ वंस कल्चरल सुपीरियरिटी, किसी की कल्चर सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करना नहीं, अवेयरनेस ऑफ द लिमिट ऑफ वंस नॉलेज इन कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट, अवेयरनेस ऑफ द लिमिट ऑफ वंस नॉलेज, अपनी नॉलेज की लिमिट की अवेयरनेस होना कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट में, ये इसका मीनिंग है। ट्रेडिशनल नॉर्म्स पे नहीं है, मैंने बोला नॉलेज इसका मीनिंग होता है तो नॉलेज से जुड़ा हुआ होगा। पैसेज बहुत लेंदी था, डायरेक्ट क्वेश्चन बेशक नहीं पूछे गए हो, लेकिन क्वेश्चन सिंपल पूछे गए थे। अब देखो दो चीजें हैं, आपने इतना लेंदी क्वेश्चन देखा, इतना लेंदी पैसेज देखा और आप भाग खड़े हुए, आपने सोचा मेरे से तो होगा ही नहीं, आपने सोचा मैं तो कर ही नहीं सकता, आपने सोचा मैं तो करूंगा ही नहीं, अलग चीज है। अगर आप एक बार पैसेज पढ़ के जितना समझ आता उतना समझते तो आप 3 से 4 क्वेश्चन निकाल ले जाते। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी आपको मैंने पढ़ाया है 1 वर्ड में, तो वहीं से आप समझ जाते, नॉलेज के लिए आता है। अब हम पढ़ लेते हैं अपना क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट एवरेज है, मॉडरेट लेवल का है, इजी तो नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। एक बार पढ़ेंगे। सस्टेनेबल फ्रेमिंग इज meant टू सेटिस्फाई करंट नीड्स विदाउट हर्टिंग द potential of future generations to supply food. This method focuses on practices that reduce environmental degradation while sustaining productivity. One of its main principles is a dash where crops are rotated to maintain soil quality and prevent the necessity of chemical fertilizers. Another key feature is water management. Effective irrigation system can avert waste and make sure that water resources are responsibly used. Farmers also use best practices, example planting covers crops to avert erosion and preserve biodiversity. Sustainable agriculture is not solely concerned with the environmental yields, it also supports economic and social objectives. By minimizing dependency on costly inputs, farmers can save money and enhance their dash. Furthermore, encouraging equitable labor practices means that employees are treated fairly and paid accordingly. While it has its peak, sustainable agriculture has its drawbacks too, such as resistance to innovation and a lack of resources. To overcome these obstacles, government organizations and DAS must work together. By adopting sustainable practices, we must create a food system that is robust and DAS. आपने एक बार पूरा पैसेज पढ़ा, पूरे पैसेज में बात हो रही है, एक बार मैं समझा देता हूं। जो सस्टेनेबल फार्मिंग है उसका मतलब है करंट नीड को सेटिस्फाई करना विदाउट फ्यूचर जनरेशन के पोटेंशियल को हर्ट किए बिना। यह मेथड फोकस करता है ऐसी प्रैक्टिसेस पर जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करे और सस्टेन करे प्रोडक्टिविटी को। इसका मेन प्रिंसिपल है ऐसी क्रॉप्स को जो रोटेट होती है
जिससे सॉइल क्वालिटी मेंटेन रहे, केमिकल फर्टिलाइजेशन की जो नेसेसिटी है वो रुके। और जो अनदर की फीचर है वो ये है, इसमें वाटर मैनेजमेंट आता है। इफेक्टिव एरीगेशन, मतलब एरीगेशन का मतलब है जो पानी वानी लगाते हैं खेतों में, है ना। सिस्टम अवॉइड कर सकता है वेस्ट को और वाटर रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज में लाया जा सकता है। फार्मर ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, जैसे कि प्लांटिंग कवर क्रॉप्स लेते हैं इरोजन को अवॉइड करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोई इसका मतलब सिर्फ एनवायरमेंटल यील्डिंग नहीं है, यह सपोर्ट करता है इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे मिनिमाइजिंग करता है कॉस्टली इनपुट्स को, डिपेंडेंसी उस पर मिनिमाइज करता है, मतलब कम से कम उन पर डिपेंडेंसी हो, जिससे फार्मर्स पैसे बचाएं और इनहेंस करें, क्या आगे पता चलेगा। फर्दर मोर इससे ज्यादा इंकरेज करता है इक्विटेबल लेबर प्रैक्टिस, सबको समान लेबर प्रैक्टिस मिले, मीन्स सबको बराबर पैसा मिले, फेयरली सब ट्रीट हो, अकॉर्डिंगली सबको पेड हो। इसके पीक है तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे इनोवेशंस को रेजिस्ट कर देता है, ये प्रतिबंधित हो जाती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। इस चीज को ओवरकम करने के लिए इन ऑब्स्टेकल को गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को और सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके हम एक ऐसा फूड सिस्टम बना सकते हैं जो रोबस्ट मतलब स्ट्रांग हो एंड डेस हो। चलो, सस्टेनेबल फार्मिंग सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब है सेटिस्फाई करना है करंट नीड, फ्यूचर पोटेंशियल को हर्ट किए बिना। जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके पोटेंशियल को हर्ट किए बिना हमें आज की नीड को पूरा करना ही सस्टेनेबल फार्मिंग है। यह मेथड फोकस करता है ऐसी प्रैक्टिस जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिड्यूस करती है, एनवायरमेंट का कम से कम नुकसान हो, ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या करता है, फोकस करता है। सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी बनी रहे लगातार। इसका जो मेन प्रिंसिपल है इज, ऐसा है प्लांट ग्रोथ है जहां क्रॉप्स रोटेट होती हैं, क्रॉप्स डायवर्सिटी है जहां क्रॉप्स रोटेट होती हैं, सोइल फर्टिलिटी है जहां क्रॉप्स रोटेट होती हैं, क्रॉप रोटेशन है। वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल इज डैश, जहां पे क्रॉप्स को रोटेट किया जाता है सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को प्रिवेंट करने के लिए। अब खुद आगे बोल दिया वेयर क्रॉप्स आर रोटेटेड, एक ऐसा प्रिंसिपल जहां क्रॉप्स को रोटेट किया जाता है तो वो क्रॉप रोटेशन होगा। क्रॉप रोटेशन होगा, रोटेशन समझते हो। जैसे कि अब मैं देखूं हमारे इलाके में क्या फसल उगाई जाती है। हमारे इलाके में आप मान के चलो दिसंबर के आसपास गेहूं बोए जाते हैं और वो आपके अप्रैल तक काट लिए जाते हैं, अप्रैल मई में। और फिर जो आपका जून जून जुलाई अगस्त में फिर से वो बो देते हैं मूंजी, मतलब धान। तो बेसिकली यही फसल रिपीट होती रहती है। तो ये रोटेशन नहीं है। रोटेशन का मतलब है कि आपने इस बार धान बोए, नेक्स्ट टाइम आप कुछ और बोए, नेक्स्ट टाइम आप गेहूं की जगह कुछ और बोए। ठीक है ना, हाँ जी। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये आप सेम फसल को बार बार ना बोए। ठीक है, चलो। फार्मर्स ऑल्सो यूज डैश प्रैक्टिसेस, फार्मर्स यूज करते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जैसे कि प्लांटिंग कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स को प्लांट करना जिससे कि क्या हो, इरोजन को अवॉइड करे। अवर्ट मतलब अवॉइड हो, इरोजन ना हो। मतलब प्लांट से कवर क्रॉप, मतलब एक बड़ा ऐसे प्लांट कवर क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं, मतलब कि और प्रिजर्व बायोडायवर्सिटी, उससे बायोडायवर्सिटी भी प्रिजर्व रहे, बनी रहे। ऐसी प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हो जिसमें आप बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व कर रहे हो, इरोजन को अवर्ट कर रहे हो, मिट्टी के क्षय को अवॉइड कर रहे हो, बायोडायवर्सिटी को बनाए रख रहे हो। ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या बोलोगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इकोलॉजिकल प्रैक्टिस, प्रिवेंटेटिव प्रैक्टिस, कंजर्वेटिव प्रैक्टिस। कंजर्वेशन हो जाएगा। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, कंजर्वेशन संरक्षण होता है। फॉर्मर ऑल्सो यूज कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस,
कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं जिसमें संरक्षित मतलब सुरक्षित की जाती हैं, चीजों को बचाया जाता है। मिट्टी को तुम सेफ कर रहे हो, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हो, तो कंजर्वेशन हो गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज नॉट सॉनली कंसर्न विद एनवायरमेंटल यील्डिंग, नहीं है कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी फसल उगाओ। यह है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, इकोनॉमिक सपोर्ट भी करता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, सोशल ऑब्जेक्ट से और इकोनॉमिक सपोर्ट भी करता है। ये डिपेंड कॉस्टली इनपुट्स की डिपेंडेंसी को कम करता है। फार्मर्स कैन सेव मनी, जिससे फार्मर्स पैसे बचा सकते हैं, और इनहेंस देयर, और वो अपना क्या इनहेंस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, वेलफेयर को इनहेंस कर सकते हैं, यील्डिंग को इनहेंस कर सकते हैं, प्रॉफिट को इनहेंस कर सकते हैं। अगर मनी सेव करोगे तो प्रॉफिट इनहेंस होगा, पैसे बचाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा, इनहेंस देयर प्रॉफिट। इट हैज इट्स पीक, इसके कुछ पीक भी हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे रेजिस्टेंस टू इनोवेशन, इनोवेशन इसमें कम होता है, एंड लैक ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस की कमी है। टू ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को और एक साथ काम करना पड़ेगा। रिसोर्सिस की कमी है, ये सब चीजें हैं, इन चीजों बाधाओं को दूर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट्स के साथ साथ बिल्डर्स एक साथ आएंगे। क्यों आएंगे जी? स्कूल्स एक साथ आएंगे, चिल्ड्रन एक साथ आएंगे, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आना पड़ेगा। गवर्नमेंट हेल्प करे, गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजेशन उस प्लान को सपोर्ट करे, और इंडिविजुअल भी उस प्लान के अकॉर्डिंग चले। बाई अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वी कैन क्रिएट अ फूड सिस्टम, एक ऐसा फूड सिस्टम हम बना सकते हैं दैट इज रोबुस्ट, जो स्ट्रांग है एंड डेस, कैसा है, वल्नरेबल है, वीक है, फ्रेजाइल है, रिजेलियंट है। ऑप्शन बी सही हो जाए। पैसेज थोड़ा सा लेंदी था, लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल थी, क्लोज टेस्ट इजी था या नहीं था, बताओ। अब आपके आ जाते हैं, अच्छा ये तो मैंने पैसेज तो करा दिया है। अब हम आ जाते हैं पैराजंबल, सॉरी, PQRS पर। चलो, अपना दिमाग लगाओ, एलिमिनेट मेथड से लगाना है, एलिमिनेट करना है। ये नहीं ढूंढना है ये हो सकता है, ये ढूंढना है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो एक बार जैसे मैंने पढ़ा, ऑगमेंटेड रियलिटी इनहेंस यूजर इंटरेक्शन बाय ओवरलेइंग डिजिटल एलिमेंट्स ऑनटू द फिजिकल वर्ल्ड। इट हैज एप्लीकेशंस, इसके पास एप्लीकेशंस है गेमिंग में। अब इट हैज, कौन हैज, इट से शुरू नहीं हो सकता, दो से शुरू नहीं हो सकता। AR uses devices like smartphones and AR glasses to deliver experiences. AR यूज करता है डिवाइसेस को, जैसे स्मार्टफोन हो, AR ग्लासेस हो, अपने एक्सपीरियंस को डिलीवर करने के लिए। हाउएवर, हालांकि से शुरुआत नहीं हो सकती, इसका मतलब 4 से भी शुरू नहीं हो सकता। अब या तो 3 से शुरू होगा या 1 से शुरू होगा, या तो 3 से शुरू होगा या 1 से शुरू होगा, बताओ। अब आप बोलोगे जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो इनहेंस करती है यूजर का इंटरेक्शन, ओवरलेइंग करके डिजिटल एलिमेंट्स को फिजिकल वर्ल्ड में। यहां इसका एक इंट्रोडक्शन दिया, ये क्या करती है। पहले फर्स्ट आया, पहले 3 ज्यादा अप्रोप्रिएट है, पहले फर्स्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आप बोलोगे जी पहले फर्स्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब यहां बता दिया ये करती है, यहां बता दी कैसे करती है, ये यूज करती है डिवाइसेस को, जैसे स्मार्टफोन हुआ, ये सब हुआ, इन डिवाइसेस को ये यूज करती है। एक के बाद 3 आया।
भाई AR ये करने का काम करती है। कैसे करती है? इन डिवाइसेस को यूज करती है। कैसे भाई? इसके पास एप्लीकेशन है गेमिंग में, एजुकेशन में और ट्रेनिंग में। हाउएवर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन इज लिमिटेड ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ AR हार्डवेयर। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि मतलब थोड़ी कॉस्ट ज्यादा है इसकी। आगे है, नेक्स्ट आ गया है हमारा, देखेंगे। फिर से ध्यान देना, आपको ये देखना है ये नहीं हो सकता। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन इन बर्ड इज द, हो सकता है, एक से शुरू हो सकता है। सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव डेवलप माइग्रेशन बिहेवियर, हो सकता है। दो से भी शुरू हो सकता है। हाउएवर हालांकि तीन से शुरू हो ही नहीं सकता, मैंने काट दिया। द एबिलिटी टू माइग्रेट प्रोवाइड्स दीज बर्ड्स, इन बर्ड्स को प्रोवाइड करते। किन बर्ड्स को? पहले उनका जिक्र होना चाहिए। इसका मतलब सेंटेंस चार से भी शुरू नहीं हो सकता है। तीन से शुरू नहीं हो सकता, तीन से शुरू नहीं हो सकता। अब मेरे भाई मेरे पास तीन से तो शुरू हो नहीं सकता। अब मेरे पास ऑप्शन ही बचा दो से शुरू करने का। चलो, मैंने दो से शुरू किया। सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव डेवलप्ड माइग्रेटरी बिहेवियर। सम स्पीसीज ने डेवलप कर लिया है माइग्रेटरी बिहेवियर्स को, वाइल अदर्स हैव अडॉप्टेड टू स्टे इन वन लोकेशन, जबकि अदर्स ने एक लोकेशन पर रहने के अडॉप्टेड अपने आप को कर लिया है थ्रू द ईयर्स। पूरी साल वो एक जगह रहे। कुछ बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, कुछ बर्ड्स एक ही जगह रह जाते हैं। अब मेरे भाई यहां दो, दो के बाद एक आ गया, चार आएगा। द एबिलिटी टू माइग्रेट प्रोवाइड दीज बर्ड्स। अब दीज बर्ड्स को प्रोवाइड करता है? नहीं। देखते हैं एक बार। यहां तो सम स्पीसीज की बात हुई है, बर्ड्स की, सम स्पीसीज की। यहां दीज बर्ड्स बोला गया तो सीधा सीधा बर्ड्स का जिक्र होना चाहिए। अगर मैं दो के बाद एक की तरफ जाता हूं तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का इन द बर्ड्स, इज द आर्कटिक टर्न which migrates over 70,000 kilometers annually। आर्कटिक टर्न में 70,000 किलोमीटर एनुअली ये माइग्रेट होते हैं। 70,000 किलोमीटर, यहां से 70,000 किलोमीटर दूर। बर्ड्स का एडोप्टेशन, बहुत बढ़िया। दो के बाद क्या आया? एक आया। ठीक है जी। और यहां बोल दिया ना इन बर्ड्स। अब देखो बात हो रही है इस एडेप्टेशन की, यहां इन्होंने माइग्रेशन दिखा दिया 70,000 किलोमीटर का। द एबिलिटी टू माइग्रेट प्रोवाइड दीज वर्ड्स विद द एक्सेस टू मोर अबंडेंट फूड सोर्सेज। यहां इनको फूड सोर्सेज ज्यादा मिलते हैं, बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिलते हैं, इंक्रीज करते हैं देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल के, जिससे इनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तीन, however birds that remain in one area have adapted to survive harsh winter condition by modifying their behavior and psychological process। तीन, understanding these pattern of migration and adaptation helps researchers to learn more about the evolutionary strategy that contribute to species survival। बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? पहले बोला कुछ स्पीसीज तो माइग्रेट हो जाती है, कुछ एक जगह रह जाती है। फिर बात कर ली माइग्रेट होने वाली स्पीसीज की, कि सबसे माइग्रेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहां 70,000 जाते हैं। फिर बोला उनसे फायदा क्या होता है, इनको बेटर ये सब चीजें मिलती है, सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। फिर बोला हालांकि जो कुछ वर्ड्स एक जगह रह जाते हैं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है। और फिर लास्ट में बताया ये अंडरस्टैंडिंग की कुछ माइग्रेट हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं,
वो हेल्प कर रहा है रिसर्चर्स को, तो बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने फिर से। बिल्कुल, द मोस्ट प्रिवेलेंट ऑफ दीज इज द पीर रिव्यू। ऑफ दीज, कौन से दीज? नहीं हो सकता, एक से शुरू नहीं हो सकता। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस का पहले जिक्र होना चाहिए, तीन से भी शुरू नहीं हो सकता। दिस एक्सटर्नल स्क्रूटनी हेल्प्स, कौन सी एक्सटर्नल स्क्रूटनी? चार से भी शुरू नहीं हो सकता। कितना आसान है, कितना आसान है। The integrity of scientific publications is upheld by a series of rigorous checks and balance. Rigorous checks and balance, दो आया। The most prevalence of these is the review process where a manuscript is evaluated by other expert in the same field. जो साइंटिफिक पब्लिकेशन की जो इंटीग्रिटी है वो अपहेल्ड की जाती है एक रिगोरस सीरीज के द्वारा, जिसमें चीजें क्या होती हैं? चेक और बैलेंस होती है। कैसे होती है? दो के बाद एक आया। मोस्ट प्रीवेलेंट, सबसे ज्यादा निहित इसमें क्या है? पीर रिव्यू प्रोसेस है। कैसे? जिसमें एक ने तो लिखा है, वो इवेल्युएट हो जाता है दूसरे एक्सपर्ट के द्वारा सेम फील्ड के। दो आया। फिर तीन, द गोल ऑफ दिस प्रोसेस, इसमें एक प्रोसेस की बात हुई है, रिव्यू प्रोसेस। एक के बाद दिस प्रोसेस बोला है, दिस प्रोसेस। एक के तुरंत बाद तीन आना चाहिए था। एक और हिंट मिली आपको, देखो यहां बोला गया है रिव्यू प्रोसेस और यहां बोला है दिस प्रोसेस। एक के बाद तीन आना चाहिए, एक के बाद तीन, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां एक के बाद तीन है, और लास्ट में चार, दिस एक्सटर्नल स्क्रूटनी। अब देखो तीन में स्क्रूटनी की बात कर दी। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस इज टू वैलिडेट द मेथोडोलॉजी एंड फाइंडिंग एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च बिफोर इट इज मेड पब्लिक। तो रिसर्च ये सब बोल दिया, तो ये स्क्रूटनी तो हुई। दिस एक्सटर्नल स्क्रूटनी जो इंश्योर करती है हाई क्वालिटी क्रेडिबल रिसर्च को, ये सब हो गया, ठीक है। और अब लास्ट आ जाता है। तो देखो पैराजंबल तो मैंने आपको, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है पैराजंबल में, तो कि आप हिंदी ट्रांसलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ। दिस अलाउ, यह अलाउ करता है क्या भाई? एक से शुरू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता एक से शुरू। द कोर ऑफ अ मॉडर्न रोबोट, रोबोटिक्स इज एन इनडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ द कोर ऑफ रोबोटिक्स इज इट्स प्रोग्रामिंग, हो सकता है। दीज मैकेनिक, दीज मशीन्स आर, कौन सी मशीन्स? पहले उन मशीन्स का जिक्र करो, चार से भी शुरू नहीं हो सकता। अब या तो दो से शुरू होगा या तीन से शुरू होगा, या तो दो से शुरू या तीन से शुरू, या तो दो के बाद चार आएगा या तीन के बाद एक आएगा। रोबोटिक्स इज अ interdisciplinary field of engineering and computer science that deal with the design, construction and operation robots। और फिर बोलते these machines, इसका मतलब पहले मुझे मशीन्स ढूंढना है, ठीक है। रोबोट्स मशीन ही है। देखते हैं तीन, द कोर ऑफ मॉडर्न रोबोट्स is its programming which utilizes sophisticated algorithm and sensor to process information. This allow them to negotiate। ठीक है, ठीक है। देखो रोबोटिक्स है क्या, इंट्रोडक्शन दिया है। रोबोटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है इंजीनियरिंग का और कंप्यूटर साइंस का।
जो डील विद करता है डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन में और ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स का। दो मेरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। रोबोटिक्स है क्या, इसमें ये बताया रोबोटिक्स इज एन इनडिसिप्लिनरी फील्ड है। यहां इसने इंट्रोडक्शन किया है। दिस इज ये जैसे कि मतलब एक फील्ड का यहां पे इंट्रोडक्शन दिया है। इसका मतलब दो से शुरू होगा, जिसमें भाई कंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, जो डिजाइन को डील करता है। दीज मशीन्स आर डिजाइन टू असिस्ट ह्यूमन बाई automating tasks that are either repetitive, hazardous or required a level of accuracy beyond human capacity। चार आ गया। तीन, द कोर ऑफ, देखो यहां तो मॉडर्न रोबोटिक की बात कर दी ना, बिल्कुल सही है। यहां रोबोटिक्स बताया, यहां रोबोट की बात हुई। कोर ऑफ मॉडर्न रोबोट इज इट्स प्रोग्रामिंग विच यूटिलाइज सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम एंड सेंसर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। यहां बात कर दी हमने मॉडर्न रोबोट की। मॉडर्न रोबोट की बात कर दी। और दिस अलाउ देम टू नेविगेट परफॉर्म टास्क विद अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसेशन इन वेरियस एनवायरमेंट फ्रॉम फैक्ट्री फ्लोर टू सर्जिकल थ्रेड्स। कौन से भाई, देखो हाई डिग्री ऑफ प्रिसेशन कौन लाएगा, मॉडर्न रोबोट लेके आएंगे। हाई डिग्री ऑफ प्रिसेशन कौन लेके आएगा, मॉडर्न रोबोट लेके आएंगे। तीन के बाद एक आएगा। एक में रोबोटिक्स की डेफिनेशन दी, उसका जिक्र बताया, फिर मॉडर्न रोबोटिक्स की बात करी, फिर उसके बारे में बता दिया। तो सही आंसर है 2 4 3 1। देखो दोस्तों, आज हमारी ये लास्ट क्लास थी कॉम्प्रिहेंशन की, और मैंने तो 10 क्लासेस का प्रॉमिस किया था, 10 से 12, और मैंने आपको 13 क्लासेस दी हैं। कॉम्प्रिहेंशन में, पैराजम्बल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो रोज। अब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक दिन क्लोज टेस्ट, एक दिन पैसेज अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। रोज एक पैराजम्बल मिलेगा, या तो मतलब एक क्लोज टेस्ट या पैसेज। आज क्लोज टेस्ट कल पैसेज, आज पैसेज कल क्लोज टेस्ट, ठीक है। और दो पैराजम्बल पीक्यूआरएस आपको मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे सब बेकार है, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। ओके, चलो अब मिलते हैं आपसे। अब मैं यहां इस सेशन में आप मुझे बता देना आपको क्या चाहिए, मैं कुछ नया शुरू करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो अभी हमारी वॉकअप की क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी। अभी के लिए इतना ही। कोई बात बुरी लगी हो मेरी तो उसके लिए सॉरी है। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।